ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या क्या बताया था, उसको 2 मिनट में एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, क्या बताया था आपको मैंने? पार्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्टिकल्स एंड देन शेड्यूल्स भी होते हैं। कितने पार्ट्स हैं अभी? 25। आर्टिकल्स कितने हैं? 470 प्लस शेड्यूल कितने हैं? 12। पहले पार्ट्स कितने थे? 22। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने थे? 395 एंड शेड्यूल 8। तो ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? नेशनल फ्लैग के बारे में, राइट। नेशनल फ्लैग के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था? जो नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किसने किया? हु हैज डिजाइन द नेशनल फ्लैग? बताइए चैट बॉक्स पे जल्दी। बंगाली वेंकैया जी ने उसको डिजाइन किया था और हमने अडॉप्ट कब किया है उसको? 22 जुलाई 1947। ठीक, अभी तक बहुत इजी लग रहा है। अभी जैसे जैसे मैं आपको डेट्स बताऊंगा कि हमने कब नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट किया, कब हमने नेशनल सॉन्ग, कब नेशनल एंथम, इन चीजों को कब अडॉप्ट किया, तो धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। वेरी गुड मॉर्निंग हर्ष। ठीक, तो हमने कल जो देखा था उसके पहले हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आज। एमसीक्यूज में देखिए आप, क्या है पहला क्वेश्चन? ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। जो हमारा ग्रीन कलर है नेशनल फ्लैग में, वो क्या चीज सिग्निफाई करता है? तो व्हाट शुड बी योर आंसर? ऑप्शंस आर valor and courage, that is courage, sacrifice, relation to soil and prosperity, and D is truth. Please give the answer. बताइए, कल पढ़ाया था आप लोगों को, याद है? वेरी गुड अनामिका, गुड प्रदीप। इट्स रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। आई हैव टोल्ड यू प्रॉस्पेरिटी, बट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो उसमें लिखा था रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग टू इज विड्थ। रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ, दे हैव आस्क्ड लेंथ से विड्थ का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? गुड, अनामिका एंड प्रदीप दे रहे हैं आंसर। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? स्वप्निल, हर्ष, प्रदीप। गुड स्वप्निल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज द अशोकाज व्हील इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? अशोका का जो व्हील है जो हमारे नेशनल फ्लैग में है ब्लू कलर का, जिसमें 24 स्पोक्स हैं, वो क्या सिग्निफाई करता है? प्लीज आंसर। ऑप्शंस आर व्हील ऑफ पीस, व्हील ऑफ प्रॉस्पेरिटी, व्हील ऑफ लॉ ऑफ धर्मा, व्हील ऑफ अथॉरिटी। बाकी बच्चे? देव, गुड, सी इज दी आंसर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है तो पीस के लिए है हमारा व्हाइट कलर है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ग्रीन। ठीक है, अभी व्हील ऑफ अथॉरिटी, तो अथॉरिटी इटसेल्फ इज अ वेरी मच नेगेटिव टर्म। ठीक, तो उसको वो सिग्निफाई नहीं करेगा। तो बचा आपके पास व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्मा। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो अशोक चक्र है, ये व्हील ऑफ धर्मा है, ये किस कलर का होता है आपका? ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर क्यों होता है इसका? जनरली ये माना जाता है कि ब्लू सिग्निफाइज yes Harsh, we will also take other classes also. Public administration and economy will be taken by me, right? So blue is the color of our wheel. ठीक, तो ये क्या सिग्निफाई करता है? ये देखिए, कोई भी व्हील है वो क्या सिग्निफाई करता है? व्हील क्या करता है? हमेशा मूवमेंट पे रहता है, चलता रहता है ना, व्हील चलता रहता है। ठीक, तो ये सिग्निफाई करता है लाइफ इन मूवमेंट, लाइफ इन मूवमेंट एंड डेथ इन स्टैग्नेशन। जब भी आप रुक जाएंगे तो समझिए आप डेथ, वो डेथ का टाइम आ गया आपका। और जब आप
आपका व्हील जो है वो चलता जाएगा, तो लाइफ इज मूवमेंट, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक समझ में आया। ब्लू इसलिए बोला था, ब्लू क्या सिग्निफाई करता है, जैसे बाकी चीजें कलर सिग्निफाइज जो करते हैं अलग अलग, ऑरेंज कलर करेज करता है, व्हाइट कलर पीस एंड ट्रूथ करता है, ग्रीन इज प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ब्लू कलर क्या है, ब्लू कलर जनरली रिप्रेजेंट करता है स्काई, ओशन एंड द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उसमें तीसरी चीज मैंने बोली है, क्या क्या, स्काई है, ओशन है और यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि जब तक आप चलते रहेंगे, जैसे व्हील एक आगे चलता रहता है, ठीक है, जब तक उसका मूवमेंट बना रहता है दैट इज लाइफ, और जब वो स्टेगनेंट होता है दैट इज डेथ। ठीक है, ये हम और जैसे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या अलग अलग जो दूसरे स्टेट के कमीशंस ने भी यूज किए हुए हैं इन क्वेश्चंस को, तो उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग? इनमें से किस डेट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है? व्हाट इज द आंसर? देव, देव बोल रहे हैं बी। नो बेटा, बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। आप कंफ्यूज हो गए आप? गुड। स्वप्निल, गौरव, शुभम, संचिता, अनामिका, सबने आंसर दिया है सी, विच इज द करेक्ट आंसर। कल मैंने पढ़ाया था 22 जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। अब बहुत सारी और चीजें हैं, नेशनल एंथम कब आया, ठीक है, नेशनल सॉन्ग कब हमने अडॉप्ट किया, फिर नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट किया, इन सब की डेट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेट्स याद रखनी है। किस किस चीज की डेट्स याद रखेंगे आप? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, राइट, एंड नेशनल फ्लैग। तो ये अलग अलग डे में है, तो इनको हमें याद करना है। आज की क्लास में हम आगे कभी देखेंगे, ठीक है, उसमें से कुछ चीजें हैं जो 24 जनवरी को भी अडॉप्ट की गई हैं, इसलिए देव शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे इस चीज को लेके, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड इंडियाज नेशनल एंथम? चलिए, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये आज पढ़ाना है मुझे, बट इसका आंसर बताएंगे। क्या आंसर है इसका? बहुत बेसिक और इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वेरी गुड, रविंद्रनाथ टैगोर। चलो अब मुझे आप लोग ये बताओ, नेशनल एंथम कंपोज किया रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, किस लैंग्वेज में किया था? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। सेकंड क्वेश्चन, पहले बताइए किस लैंग्वेज में किया गया था? ओके गुड। अब इसको ट्रांसलेट किसने किया है हिंदी में? क्या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ने किया है या किसी और ने किया है? हु हैज ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम इनटू हिंदी? ये क्वेश्चन आएगा अब। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में था, बट उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया है? हम जो यूज करते हैं, हम हिंदी यूज करते हैं, हम बंगाली में तो नहीं गाते हैं, राइट। तो वो सब हम आज के लेक्चर में देख लेंगे आगे। आबिद अली थे, उन्होंने किया इसको ट्रांसलेट। सेफ्रॉन कलर जो है नेशनल फ्लैग में, इट रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? स्ट्रेंथ एंड करेज, ट्रूथ एंड करेज, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड ट्रूथ। बी वेरी कॉशियस। ठीक है, ए बोल रहे हैं आप लोग, करेज यहाँ पे भी दिया हुआ है दो जगह, तो ये तो हट गए आपके बी और डी। ए और बी कैसे आपने एलिमिनेट कैसे किया कि आंसर आपका बी नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ है, ट्रूथ एंड पीस, व्हाइट कलर, राइट। गुड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पोक्स इन द चक्र इन इंडियन नेशनल फ्लैग इज? जो चक्र है, जो व्हील है, में कितने स्पोक्स हैं? 24। गुड संचिता। ठीक, ये बताइए अब, द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड साइज of the Indian national flag as per the flag code of India 2002 is? गुड, बाकी बच्चे? वेरी गुड, अनामिका, शुभम, संचिता, स्वप्निल, साक्षी, आंसर इज टी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमको आज शुरू करना था, दैट इज नेशनल एम्बलम। हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, कल हमने डिस्कस किया था। ये क्या है? ये है लॉयन ऑफ सारनाथ,
जो कि वाराणसी के पास यूपी में है। ठीक है, तो ये जो है हमारा नेशनल एम्बलम में भी हमें अब क्या चीज याद रखनी है। देखिए अभी हम जो भी नेशनल सिंबल पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि हमने इसको कब अडॉप्ट किया है या कहां से हमने इसे लिया है। ठीक, तो इट इज अ रेप्लिका ऑफ लायन ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। ठीक, ये तो क्लियर है, लायन ऑफ सारनाथ नियर वाराणसी। तो अभी 3 मार्कर में भी आ जाता है सिंपल सारनाथ, तो आप लिख सकते हो इट इज अ प्लेस नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड वी हैव टेकन लायन ऑफ सारनाथ एज अवर नेशनल एम्बलम। तो ये मेंस में इस टाइप से आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। नेशनल फ्लैग की डेट क्या थी? 22 जुलाई 1947। अब क्या आ गया हमारा नेशनल एम्बलम, उसकी डेट क्या है? 26 जनवरी 1950। अब ये डेट्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगी, आपका कंफ्यूजन भी बढ़ते जाएगा अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो। ठीक? देखो लाइन कितने हैं यहाँ, कितने दिख रहे हैं? इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इज हाउ मेनी लायंस आर विजिबल, राइट, हाउ मेनी लायंस आर विजिबल इन द लायन ऑफ सारनाथ, देन व्हाट विल बी द आंसर? 3। ठीक, तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक, 1 इज नॉट विजिबल, जो इसके पीछे है। ठीक है, द 4 लायंस, 1 हिडन फ्रॉम व्यू सिंबलाइजिंग पावर। लायन किसको सिंबलाइज करता है? पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये किस पे रेस्ट कर रहा है? एक सर्कुलर एबेकस। एबेकस मैंने बताया था, इसको एबेकस बोलते हैं। ठीक है, ये इतना डिटेल में एमपीपीएससी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि एबेकस क्या होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है उन्हें ये पढ़ने की जरूरत होती है आर्ट एंड कल्चर में, एमपीपीएससी में इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। बट एबेकस के अंदर क्या बना हुआ ये इंपॉर्टेंट है। एबेकस के अंदर आप देख रहे हो कुछ एनिमल्स भी हैं, यहाँ दिख रही पिक्चर, हॉर्स है, बुल है, दूसरे दूसरे साइड में दूसरी चीजें भी हैं, राइट। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो एनिमल हैं ये गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, दे आर दी गार्जियंस। द एबेकस रेस्ट ऑन लोटस इन फुल ब्लूम। ये जो एबेकस है ये लोटस पे बेस्ड है, एग्जाम्प्लीफाइंग द फाउंटेन हेड ऑफ लाइफ एंड क्रिएटिव इंस्पिरेशन। ठीक, एबेकस के नीचे यहाँ पे एक फुल ब्लूम लोटस है, उसके ऊपर एबेकस है और उसके ऊपर ये 4 लायंस है। अब इंपॉर्टेंट चीज जो याद करने की यहाँ पे क्या क्या है, ये रेप्लिका है लायन ऑफ सारनाथ का नियर वाराणसी, और सेकंड इज व्हेन वी हैव अडॉप्टेड नेशनल एम्बलम दैट इज 26 ऑफ जनवरी, राइट, 1950। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दिस इज कि ये जो एबेकस में 4 एनिमल्स हैं तो दिख नहीं रहे, तो सामने आपको भी यहाँ दिख रहे हैं। टोटल इसमें 4 एनिमल्स हैं, राइट। तो 4 एनिमल्स हैं वो गार्जियन है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसको। तो वो 4 एनिमल्स कौन से हैं? पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि एबेकस में 4 एनिमल्स कौन से हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर मैनर, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, एंड दे विल गिव नेम ऑफ एनिमल्स। नॉर्थ इज lion, ईस्ट इज एलिफेंट, वेस्ट इज बुल एंड साउथ इज हॉर्स। ठीक, आपको इस तरीके से ये एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कौन सा किस डायरेक्शन में है। तो बेटर वे क्या होगा, आप एक ऐसा बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए लायन, एलिफेंट, हॉर्स एंड बुल। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। क्या याद करना है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, द एबेकस इज गार्डेड बाय 4 एनिमल्स। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, द एबेकस इज गार्डेड बाय हाउ मेनी एनिमल्स। आंसर विल बी, क्या आंसर होगा इसका बताइए? गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं 4। ठीक है, इसका आंसर 4 होगा। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें एमपीपीएससी पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एबेकस इज गार्डेड बाय 4 एनिमल्स। अब ये भी पूछ सकता है कि एबेकस में इनमें से कौन सा एनिमल नहीं है। ठीक, तो भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको ये याद करना जरूरी है
कि नॉर्थ में लायन है, वेस्ट में बुल है, साउथ में हॉर्स और ईस्ट में एलिफेंट है। देखो लायन सबसे ऊपर रहता है नॉर्थ में, समझो इसको, ठीक है। ई फॉर ईस्ट, ई फॉर एलिफेंट, वेस्ट में बुल और साउथ में हॉर्स। ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। इससे ही अभी 3 क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ सिर्फ इस फिगर में जो नीचे एबेकस है इससे। पहला क्वेश्चन, कितने एनिमल्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स इन एबेकस, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनिमल प्रेजेंटेड इन एबेकस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज द गार्जियन ऑफ गार्जियन एंड इज प्लेस्ड इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कौन सा प्लेस्ड है, नॉर्थ में कौन सा प्लेस्ड है, लायन। द लायन ऑन द नॉर्थ, द एलिफेंट ऑन द ईस्ट एंड द हॉर्स ऑन द साउथ एंड बुल ऑन द वेस्ट, ठीक है। ये हो गया। तो अभी तक आपने क्या क्या याद किया कि ये रेप्लिका है सारनाथ का, जो लायन कैपिटल है उसका। वेरी गुड अनामिका, ये इस टाइप की ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, राइट, वेरी गुड। अनामिका ने जो ट्रिक बताई है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट उन्होंने ऐसे कर लिया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और फिर उसको उन्होंने LEHB इस तरीके से याद किया। तो आप भी याद कर सकते हो इस तरीके से। इस टाइप के निमोनिक्स जो हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, खास तौर पे आपको फैक्चुअल चीजें याद रखने के लिए, क्योंकि मेंस में भी बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पुट करनी पड़ती है अपने आंसर्स। वेरी गुड अनामिका, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये निमोनिक है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा है, यहाँ 4 लायंस है, 3 विजिबल, एक पीछे। एबेकस है, एबेकस में 4 एनिमल है, नॉर्थ में लायन है, साउथ में हॉर्स है, ईस्ट में एलिफेंट है और वेस्ट में बुल है। उसके अलावा अब ये लिखा है, क्या लिखा है यहाँ, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा नेशनल मोटो है। अब यहाँ देखिए, द वर्ड सत्यमेव जयते इज फ्रॉम, ये अब इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। द वर्ड सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये वर्ड जो है सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद विच मीन्स ट्रुथ अलोन ट्राइम्स, ठीक है, कि सत्य की ही सिर्फ विजय होती है, राइट। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा है और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। ये लैंग्वेज कौन सी है और स्क्रिप्ट कौन सा है, बताइए। स्वप्निल, संचिता, शुभम, अनामिका, गौरव, प्रदीप, गुड गुड शुभम। ये लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी। तो इट इज इंस्क्राइब्ड बिलो द एबेकस ऑफ द एम्बलम इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हम जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी स्क्रिप्ट में होती है, एंड ऑल्सो रिफर टू एज नेशनल मोटो। तो अब ये लाइन आप पढ़ो, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंस्क्राइब किया गया है एबेकस के नीचे सत्यमेव जयते जो लिखा है वो किस स्क्रिप्ट में लिखा है, ठीक। बच्चे जनरली कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में अगर पूछ लिया है तो कहीं संस्कृत तो नहीं। अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट सत्यमेव जयते इज रिटन इन नेशनल एम्बलम, बहुत ध्यान से सुनिए, ऑप्शंस आर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एंड तमिल। तो आप तमिल और इंग्लिश को तो हटा देंगे, बट आप कंफ्यूज किस में होंगे, संस्कृत और हिंदी में। तो ये ध्यान, सॉरी, देवनागरी में। तो दिस इज देवनागरी, ठीक। यहां तक हो गया। इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है कि कब इसको अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1950 को। उसके बाद एनिमल्स कितने हैं एबेकस में, 4 हैं, ठीक है। लायन कितने हैं, 4 हैं। लायन नॉर्थ में है, बुल वेस्ट में है, हॉर्स साउथ में है और एलिफेंट ईस्ट में, ठीक। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा नेशनल मोटो क्या है। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, नेशनल मोटो क्या है हमारा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आपको मैं सिखाता हूँ कि कैसे आपको मेंस में भी कैसे प्रीलिम्स की चीजें काम आएंगी, या बेसिक जो नॉलेज है वो कैसे काम आया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका सत्यमेव जयते, सिर्फ ये 3 मार्कर में आपको लिख के दे दिया,
तो आप उस पर क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे? अब सत्यमेव जयते जैसे अगर आ गया एग्जाम में, सत्यमेव जयते है 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट देने हैं आपको। क्या क्या? इट्स अवर नेशनल मोटो, मीनिंग ट्रुथ अलोन क्राइम। लास्ट में और क्या लिख सकते हो? adopted as national emblem on 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है जो इतनी सारी लिखी हुई है, उसको आपने यहाँ पे 3 लाइन में अपने आंसर में लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे जब 3 मार्कर में आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, डन। चलिए, और एक चीज और है, ये भी लिख सकते हो आप, द वर्ड सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद। तो आपके पास 4 इंफॉर्मेशन है इस चीज के बारे में। ठीक है, आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं जब 3 मार्कर में आपसे कुछ पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो सारी चीजें कि इट्स अवर नेशनल मोटो, इट्स मीनिंग इज दिस एंड इट हैज बीन अडॉप्टेड एज नेशनल एम्बलम ऑन 26 जनवरी 1950। चलिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए नेशनल एम्बलम, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, उसके अंदर फर्स्ट लिखिए चीज, इट इज द रिप्लिका ऑफ लायन ऑफ सारनाथ। इट इज द रिप्लिका ऑफ लायन ऑफ सारनाथ near Varanasi. It is the replica of Lion of Sarnath near Varanasi in UP. ठीक है, it has been adopted, it has been adopted as national emblem, it has been adopted as national emblem on 26 January 1950, on 26 January 1950। ठीक है, अब इसमें 4 लायन है तो इनके बारे में भी हम लिख लेंगे। The four lions, the four lions symbolizes, the four lions symbolizes power, courage. The four lions symbolizes power, courage and confidence, and confidence, power, courage and confidence। राइट, आगे लिखिए इसके। The abacus is guarded by 4 animals। 4 को अंडरलाइन करेंगे आप जैसे, The abacus is guarded by 4 animals। आपको धीरे धीरे नोट मेकिंग भी सीखते जानी है। अब 4 एनिमल्स लिख लिया आपने। अब ये ऐसे नोट बनाने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक ऐसे साइन बना लें, ठीक है, जिसमें डायरेक्शंस आप बता सकें। ऐसे साइन बना लीजिए और सीधे लिख दीजिए लायन, बुल, हॉर्स एंड एलिफेंट। तरीके से बना के सिर्फ इतना ही लिखिए बस। धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि कैसे हम बहुत बल्कि चीज को शॉर्ट में लिख सकें, तो ये आपका रिवीजन के टाइम में बहुत हैंडी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। द वर्ड सत्यमेव जयते, द वर्ड सत्यमेव जयते इज फ्रॉम मुंडका उपनिषद, MUNDAKA, मुंडका उपनिषद। The word Satyamev Jayate is from Mundaka Upanishad. The word Satyamev Jayate is from Mundaka Upanishad, which means को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ऐसे, which means क्या? Truth alone triumphs. Truth alone triumphs.
ठीक है, चलिए आगे एक चीज और लिख लीजिए। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज national motto. It is also referred as national motto. Is also referred as national motto and is written in Devanagari script. ये अपना हमने खत्म कर दिया नेशनल एम्बलम। अब हम आते हैं नेशनल एंथम पे। ठीक है, नेशनल एंथम हमारा क्या है? जनगण मन। ये हमारा नेशनल एंथम है। अभी आपने क्वेश्चन का आंसर भी दिया था कि इट हैज बीन कंपोज्ड बाय श्री रविंद्रनाथ टैगोर, और आप लोग को ये भी पता था कि ओरिजिनली ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो अब यहाँ पढ़िए, द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बंगाली बाय रविंद्रनाथ टैगोर was adopted in its Hindi version as the national anthem of India। भी बहुत ध्यान से याद रखना है, हमने हिंदी वर्जन को अडॉप्ट किया है। राइट, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि वी हैव फर्स्ट अडॉप्टेड बंगाली वर्जन देन वी हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी। ऐसा नहीं है। द सॉन्ग्स जन गण मन कंपोज ओरिजिनली इन बंगाली, ओरिजिनली ये बंगाली में कंपोज किया गया बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, एंड वी हैव अडॉप्टेड इट इन हिंदी वर्जन एज अवर नेशनल एंथम। किस डेट पे? 24 जनवरी 1950। ठीक है, अभी किसी बच्चे ने कंफ्यूज होकर इसका तो मैंने कुछ और पूछा था कि फ्लैग का आंसर क्या है, तो फ्लैग 22 जुलाई के बजाय उस बच्चे ने 24 जनवरी 1950 बोला था, वो यहीं से कंफ्यूज हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या ऑप्ट किया है, क्या अडॉप्ट किया है? नेशनल नेशनल एंथम। ठीक, अब देखो ध्यान से, द ओरिजिनल पोएम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। हमने हिंदी वर्जन लिया ना, तो किसी ने उसको ट्रांसलेट किया होगा। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी बाय आबिद अली। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है इसका, आबिद अली जी का। इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था जनगण मन को। ठीक है, इतना समझ में आया? देखिए, बहुत सी बेसिक चीजें बच्चों को पता होती हैं, बट उसके अंदर भी डीप में जाके क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आगे देखते हैं। इट वॉज फर्स्ट संग, ये पहली बार कब गाया गया? फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911। कहां पे? एट कोलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता का सेशन था, वहां पे इसको पहली बार गाया गया था 1911 में। अब ये क्या है? कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे। कोलकाता सेशन से मतलब कांग्रेस के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आज की डेट में भी जो कांग्रेस है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले भी थी। तो इनके एनुअल सेशन होते थे, मतलब कि सारे लोग मिलते थे, मीटिंग होती थी इनकी, तो उस मीटिंग को सेशन बोला करते थे। तो उनका कोलकाता में उस समय मीटिंग हुआ था, कब? 1911 में। तो उस समय ये गाया गया था। ये मीटिंग जनरली दिसंबर के महीने में एंड में होती थी। ठीक है, कंट्री के अलग अलग कोने से सारे कांग्रेस के लीडर्स आते थे, मीटिंग्स होती थी, उनका सेशन होता था वहां पे। ठीक है, तो इट वाज फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 एट कोलकाता सेशन। तो आप लोग के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में आपको सर पढ़ाएंगे। तो कोलकाता सेशन, इसके जैसे और बहुत से सेशन जो इंपॉर्टेंट है, सूरत सेशन। ठीक है, तो वो आपको सारा याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेशंस को याद रखना है। ठीक है, कि कब क्या हुआ। ठीक है, जैसे सूरत स्प्लिट हुई थी, तो वो किस सेशन में हुई, पहली बार ये कब गाया गया। तो ये सारा का सारा आपको याद करना होगा, तो हिस्ट्री में भी ये सब आएगा आपका। ठीक, तो अभी इतना ही याद रखिए कि फर्स्ट कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता सेशन में। ठीक, द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ, अब ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, कि ये जो कंप्लीट सॉन्ग है में कितने स्टैंजाज हैं। उसमें टोटल स्टैंडाज हैं कितने? टोटल 5 स्टैंजाज हैं। बट हम कितने यूज करते हैं? केवल एक।
but only one stanza of Rabindranath Tagore's Jan Gan Man song was adopted as national anthem of India. ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। टोटल 5 स्टैंजाज हैं, उसमें से हमने सिर्फ एक को ही अडॉप्ट किया है एज अवर नेशनल एंथम, ठीक। तो ये 2 फैक्ट और यहां याद करने हैं आपको, ठीक। इसका ड्यूरेशन क्या होता है 52 सेकंड्स, ये सबको पता है। इसका एक शॉर्ट ड्यूरेशन का भी होता है, उसका 20 सेकंड है आंसर, ठीक। ग्रेजुएशन के साथ आपका 3 ईयर कोर्स चलता है क्या? हाँ हाँ चलता है प्रिया। देखिए प्रेजेंट ट्यून, जो इसकी प्रेजेंट धुन है, जो ट्यून है, वो किसने कंपोज की है? वॉज कंपोज्ड बाय कैप्टन राम सिंह ठाकुर। अब ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये जनरली आप लोगों को नहीं पता होती हैं, तो ये सब चीजें ध्यान में रखना है। तो अभी प्रेजेंट में जो इसकी ट्यून चलती है, जो यूज होता है ना जनगण मन में, जो स्कूल्स में भी जो हम ट्यून करते थे, उसको कंपोज किसने किया उस ट्यून को? कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी ने, ठीक है। फिर जो लिरिक्स है इट वर रेंडर्ड इनटू इंग्लिश, लिरिक्स को इंग्लिश में किसने किया कन्वर्ट? खुद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद इसको इंग्लिश में किया है, और हिंदी में किसने किया था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी आंसर लिख के बताएं, वहां चैट बॉक्स पे जल्दी बताओ। आबिद अली जी ने, गुड, ठीक है। तो अभी पहले आगे बढ़े, इसके पहले रिवाइज करो आप नेशनल एंथम के बारे में क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा है। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। हिंदी में उसको किसने ट्रांसलेट किया है? आबिद अली जी ने। हमने उसको अडॉप्ट कब किया है? 24 जनवरी 19, जल्दी बोलो, 24 जनवरी कब किया बेटा अडॉप्ट नेशनल एंथम को? 24 जनवरी 1950, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इसमें टोटल 5 स्टैंजाज हैं, में से हमने कितने स्टैंजाज लिए हैं अडॉप्ट किए हैं एज अ नेशनल एंथम? हमने सिर्फ एक ही स्टैंजा अडॉप्ट किया उसमें से, ठीक है। और दूसरी चीज, ड्यूरेशन उसका 52 सेकंड्स का होता है। प्रेजेंट ट्यून किसने कंपोज की है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर, इसको याद करो, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने क्या किया? प्रेजेंट ट्यून को कंपोज किया है। ये मैं इसलिए बार बार करवा रहा हूं क्योंकि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों में हमको सेम चीज पढ़नी है, ठीक है। कि कब अडॉप्ट किया गया, पहली बार किसने लिखा, पहली बार जब लिखा तो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा था, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक। तो उनमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम सिर्फ वही देखेंगे अभी, ठीक। तो प्रेजेंट ट्यून जो है जन गण मन की, वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने दी है, और उसकी इंग्लिश की लिरिक्स को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ने ही लिखा है। अब दूसरी चीज आप ये बताइए कि पहली बार कब नेशनल एंथम गाया गया? सेम ये क्वेश्चन नेशनल सॉन्ग के लिए भी आएगा, इसलिए मैं अभी ही याद करा रहा हूं आपको। पहली बार कब गाया गया है? फर्स्ट सन ऑन 27 दिसंबर 1911 एट कोलकाता सेशन, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता सेशन में गाया गया था। इस बार का अगर किसी ने एमपीपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये जो कांग्रेस की जो सेशन होते थे या मीटिंग होती थी, से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। कल आप पेपर देख के आएंगे और मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये पूछा गया था कि इनके जो सेशंस होते थे, ऐसे जो मीटिंग्स होती थी, वो एनुअल फंक्शन या एनुअल पार्टी किन पर्सनैलिटी ने बोला था कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एनुअल इनका फंक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं होता है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में अभी 4 दिन पहले, ठीक। अभी ये हो गया, इसके आगे देखो आप, ये पहली बार पब्लिश कब हुआ है, ठीक। देखो, भारत भाग्य विधाता was the title under which the song was first published in January 1912। ये बहुत ध्यान से देखो, दोनों अलग अलग चीज है, पहले कब गाया गया और पहले कब उसे पब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट इट वाज सung ऑन 27th ऑफ दिसंबर 1911, उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर वो पब्लिश हुआ है। तो पहले गाया, उसके बाद पब्लिश किया। तो याद करने का तरीका सबसे पहले है कि गाया, लोगों को पसंद आया तो उन्होंने उसको फिर पब्लिश भी कर दिया। और पब्लिश किस में किया था? इनकी खुद की एक मैगजीन थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, जो वो एडिटर थे, क्या नाम था? तत्वबोधिनी पत्रिका। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज द एडिटर और हु वाज द एडिटर ऑफ तत्वबोधिनी
पत्रिका। ठीक, इस मैगजीन तत्वबोधिनी जो मैगजीन थी उसके एडिटर कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्लियर है? पहली बार गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता सेशन में। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1912 में उसको पब्लिश कर दिया गया तत्वबोधिनी सभा नाम, तत्वबोधिनी पत्रिका नाम की एक मैगजीन में, जिसके एडिटर खुद रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक, अब ये देखिए 2013 क्या था? ये 100th ईयर था नोबेल प्राइज का, इसको जो गीतांजलि के लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज किस में मिला? तो लिटरेचर की फील्ड में मिला। किस चीज के लिए मिला? गीतांजलि। उनका जो वर्क था गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब अगर 100 साल हो गए हैं 2013 में, तो 1913 में इनको मिला होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि नोबेल प्राइज कब मिला इन्हें? 1913 में मिला है। किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर की फील्ड में मिला था। किस काम के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक, अच्छा चलो ये मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ। हु इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द म्यूजिक कंपोजर, ध्यान से, हाँ, म्यूजिक कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम एंड ऑल्सो द इंडियन नेशनल आर्मी मार्चिंग सॉन्ग। इंडियन नेशनल आर्मी का एक मार्चिंग सॉन्ग है, कदम कदम बढ़ाए जा। इसके म्यूजिक कंपोजर कौन थे? झूलेलाल जी, रामबूज चौधरी, आबिद अली या राम सिंह ठाकुर? क्या आंसर है? क्या आंसर है बेटा इसका? मैंने पूछा है आपसे म्यूजिक कंपोजर नेशनल एंथम के और जो हमारा मार्चिंग सॉन्ग है नेशनल आर्मी का, कदम कदम बढ़ाए जा। गुड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना जवाब दें। बेटा अनामिका, ई कैसे होगा? ए बी, सही है बेटा। अभी मैंने क्या बताया आपको? देखो मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया कि नेशनल आर्मी का मार्चिंग सॉन्ग जो था कदम कदम बढ़ाए जा, उसका म्यूजिक किसने कंपोज किया, मैंने ये आपको नहीं बताया। देखो एग्जाम के लिए तैयारी करना एक डिफरेंट चीज होती है और चीजों को सिर्फ पढ़ना, दोनों में डिफरेंस है। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना बताया था कि नेशनल एंथम की ट्यून किसने कंपोज की है, उसकी म्यूजिक किसने कंपोज की है, मैंने ये नाम आपको बताया था। ठीक है, ये नाम मैंने आपको बताया था। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग सॉन्ग नहीं किया। बट अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है कि हु इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द म्यूजिक कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम एंड आल्सो इंडियन नेशनल आर्मी मार्चिंग सॉन्ग कदम कदम बढ़ाए जा, तो आपको अगर एक चीज भी पता है तो भी तो आंसर सेम होगा बेटा। ठीक है, राम सिंह ठाकुर आंसर होगा फिर। ठीक है, जो कि था आपका ऑप्शन डी। ठीक है, राम सिंह ठाकुर। क्लियर है? अनामिका एंड शुभम, हाँ अनामिका, राम सिंह ठाकुर होगा ना फिर उसका आंसर। तो कभी भी आप कुछ भी ये सोच के नहीं छोड़ देना कि मैंने ये कभी नहीं पढ़ा कि कदम कदम बढ़ाए जा, ये जो मार्चिंग के लिए सॉन्ग यूज होता है इंडियन आर्मी में, वो किसने लिखा है, ये हमें सर ने नहीं पढ़ाया या हमने किसी बुक में नहीं पढ़ा। तो ये सोच के आंसर कभी छोड़ना नहीं है कि कुछ भी लगा दे। तो ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में लिखा है नेशनल एंथम। तो अगर आपको एक भी चीज पता है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल दें कि किसी भी एक्स वाई जेड ने बहुत सारे काम किए और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई उसका काम पूछ, अब जैसे यहीं पे पूछ लेता कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये और ये किस, मतलब कोई दो नाम दे देता उसका, गीतांजलि और एक्स वाई जेड, ये किसने लिखी है। एक्स वाई जेड आपको नहीं पता, बट गीतांजलि तो आपको पता है, तो आंसर सेम ही होगा दोनों का। ठीक है, तो ये चीज आपको खुद यूज करनी है ब्रेन। कहां तक लिख लिया था आप लोगों ने? अभी कुछ नहीं लिखा, अब नेशनल एंथम के बारे में लिखेंगे पहले। ठीक है, तो प्लीज मेक अ हेडिंग that is national anthem, right? Under that particular heading write the song this Jan Gan Man was composed by, the song Jan Gan Man was composed by Ravindranath Tagore, was composed by Ravindranath Tagore, ब्रैकेट में लिखो, ओरिजिनली इन बंगाली,
तो ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, किसने कंपोज किया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज किया, ओरिजिनली इन बंगाली लैंग्वेज। ठीक, ये एक स्टेटमेंट हो गया आपका। सेकंड स्टेटमेंट लिखिए, इट हैज लाइक वी हैव अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन, अंडरलाइन हिंदी वर्जन, वी हैव अडॉप्टेड द हिंदी वर्जन as our national anthem on 24 January 1950. We have adopted Hindi version as national anthem on 24th January 1950. ठीक है, थर्ड बुलेट आप लिखेंगे, the original poem which was in Bengali, the original poem which was in Bengali was translated into Hindi. The original poem which was in Bengali was translated in Hindi by Abid Ali. Underline Abid Ali. By Abid Ali. ठीक है, देखिए, it was first, next point, it was first sung on 27 December 1911. It was first sung on 27 December 1911 at the Kolkata session. It was first sung on 27 December 1911 at the Kolkata session. At the Kolkata session of INC. At the Kolkata session of INC. तो अंडरलाइन करिए, फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911. नेक्स्ट पॉइंट, the complete song consists of 5 stanzas. The complete song consists of 5 stanzas. Complete song consists of 5 stanzas. ब्रैकेट में लिख लीजिए बेटा. But only one stanza was adopted as national anthem. But only one stanza was adopted as national anthem. ठीक है, but only one stanza was adopted as national anthem. Next point लिखिए, the duration is 52 seconds. The duration is 52 seconds. Next point लिखिए, the present tune of national anthem, the present tune, underline tune, the present tune of national anthem was, present tune of national anthem was composed by Captain Ram Singh Thakur. Underline Captain Ram Singh Thakur and present tune. Captain Ram Singh Thakur. Next point लिखिए, Rabindranath Tagore himself rendered, Rabindranath Tagore himself rendered, Rabindranath Tagore himself rendered it into English. Himself rendered it into English. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता was the title. भारत भाग्य विधाता was the title
under which the song Bharat Bhagya Vidhata was the title under which the song was first published. Underline first published. Bharat Bhagya Vidhata was the title under which the song was first published in January 1912. January 1912. January 1912. Issue of Tatvabodhini Patrika. ऑफ तत्वबोधनी पत्रिका, ये देखिए तत्वबोधनी पत्रिका को अंडरलाइन करेंगे आप, कॉमा तत्वबोधनी पत्रिका, whose editor was रविंद्रनाथ टैगोर, whose editor was रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट नीचे छोटा सा लिख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। रविंद्रनाथ टैगोर won the Nobel Prize for literature। In the field of literature for his work Gitanjali, for his work Gitanjali। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, दी मार्चिंग सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द मार्चिंग सॉन्ग, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द मार्चिंग सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे कि पहले तो मार्चिंग सॉन्ग क्या है इंडियन नेशनल आर्मी का, ठीक, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ द मार्चिंग सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, दैट इज करके लिखिए, कदम कदम बढ़ाए जा, इज कौन है, फिर से सेम वही पर्सन है, राम सिंह ठाकुर। लिख लिया आपने, द म्यूजिक कंपोजर ऑफ मार्चिंग सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इज राम सिंह ठाकुर। क्लियर? ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक? संचिता, साक्षी, नामिका, अब हम देखते हैं दूसरी चीज, वो क्या है, नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम क्या था आपका, जनगण मन। अब नेशनल सॉन्ग आपका क्या है, वंदे मातरम। ये जो है सॉन्ग द वंदे मातरम, इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत। नेशनल एंथम किसमें था, बंगाली। नेशनल सॉन्ग किसमें है, संस्कृत। नेशनल जो सॉन्ग है किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल एंथम किसने कंपोज किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप ऐसा चार्ट बना भी सकते हो इनका कंपेयर करते हुए, ठीक। एंड इट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा, वंदे मातरम। अब इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा है, वंदे मातरम। एक्चुअली ये मातरम नहीं है, मातरम मम्मी को क्या पहले बोलते थे, माता राम, वहां से बना है, ठीक है। तो माता राम ना बोल के हम मातरम बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी मदर लैंड को हम डिनोट कर रहे हैं एज माता राम, वहां पे उस समय माता राम बोलते थे, तो वहीं से फिर ये बन के मातरम हो गया, तो वंदे मातरम, ठीक। द सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज इन संस्कृत, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी
was a source of inspiration to the people in their struggle for freedom. इसका भी इक्वल स्टेटस है जैसे जनगण मन का है, मतलब नेशनल एंथम का है. इट हैज एन इक्वल स्टेटस विथ जनगण मन. अब यहाँ पे भी देखिए सेम चीज आई. इट वॉज फर्स्ट सं एट 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर. अब कंफ्यूज नहीं होना है. नेशनल जो सॉन्ग है वो पहली बार कब गाया गया? आंसर होगा 1896 के सेशन में. ठीक, किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने. अब मैं पूछता हूं आपसे नेशनल एंथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911. अगर यहाँ पे हम नेशनल एंथम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 27 दिसंबर 1911. ये आपको ध्यान रखना है. तो पहले क्या गया? नेशनल सॉन्ग पहले गा चुके थे. 1896 में ही ये गाया जा चुका था और गाने वाले कौन थे इसको? रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, अब आ जाओ. इट्स म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय. अब ये देखो म्यूजिक किसने कंपोज किया था? किसने कंपोज किया था म्यूजिक? इट्स म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय जादूनाथ भट्टाचार्य. अच्छा, वहां पे म्यूजिक किसने कंपोज किया है? मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से बताओ. हाँ, जल्दी जल्दी देख के बताओ. वहां पे किसने किया था नेशनल एंथम? बताओ. स्वप्निल क्या पूछना है आप? ये सेशन कौन सा था? ये भी कोलकाता सेशन था. ठीक है, ये भी कोलकाता सेशन है. ये भी कलकत्ता में हुआ था ये सेशन, 1896 वाला भी. ठीक है, आपको ऐसे ही थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट रहना है. ठीक है, कैप्टन राम सिंह ठाकुर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा नेशनल सॉन्ग की म्यूजिक किसने कंपोज की है तो आंसर हो जाएगा जादूनाथ भट्टाचार्य. अगर बोला म्यूजिक नेशनल एंथम की किसने कंपोज की है तो आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन राम सिंह ठाकुर. आपको यही ध्यान रखना है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना अगर दोनों नाम देते हैं तो. ठीक, जादूनाथ भट्टाचार्य जी ने नेशनल सॉन्ग की म्यूजिक कंपोज करी है. ठीक, क्लियर है? ये सब नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत सारी चीजें इसमें से, तो आपको दोबारा घर पे जाके रिवाइज करना पड़ेगा. अच्छा, अब एक और चीज देखिए. द सॉन्ग फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज बुक आनंद मठ पब्लिश्ड इन 1882. अब ये क्वेश्चन आ जाएगा कि आनंद मठ जो बुक है वो किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है आनंद मठ बुक? फिर आनंद मठ बुक किसने लिखी है? स्वप्निल बताएंगे बेटा, आनंद मठ जो बुक है वो किसने लिखा है? नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको अभी नेशनल सॉन्ग. नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी. रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो गीतांजलि लिखी थी. नहीं 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 बेटा, द सॉन्ग फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज बुक. यहाँ हिज बुक से मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी है. ठीक, क्या नाम था? आनंद मठ. पब्लिश कब हुई है? 1882 में. दिस सॉन्ग इटसेल्फ वाज एक्चुअली रिटन 6 ईयर प्रायर टू दिस. बहुत पहले लिख दिया गया था बट अपीयर बाद में हुई. तो जैसे अभी हमने क्या पढ़े थे, नेशनल एंथम कब गाया गया है? 27 दिसंबर 1911. बट पब्लिश कब हुआ? 1912 में. तत्वबोधनी, ये पढ़ाया था मैंने अभी, तत्वबोधनी में, तत्वबोधनी पत्रिका में हुआ था, है ना? तत्वबोधनी पत्रिका में पब्लिश हुआ था वो. बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स. हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, तो आनंद मठ. अब देखो कंपेयर करो इसको. नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी. पहली बार हमने उसको कब अडॉप्ट किया? सेम डेट है उसकी भी, 24 जनवरी 1950. ठीक, ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था नेशनल सॉन्ग? तो आंसर हो जाएगा संस्कृत. क्लियर? म्यूजिक किसने कंपोज की है? जादूनाथ भट्टाचार्य. किस बुक में अपीयर हुआ था पहली बार ये? आनंद मठ जो बुक है बंकिम चंद्र चटर्जी जी की बुक है, वो पब्लिश हुई थी 1882 में. उसी में
ये पहली बार पब्लिश हुआ था। तो आप सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेशनल एंथम क्या है और नेशनल सॉन्ग कौन सा है, उसके बाद इसके राइटर्स कौन से हैं, और तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि ओरिजिनली किस लैंग्वेज में ये था। ठीक है, उसके बाद आपको करना है अडॉप्ट कब हुआ। तो या तो आप इस तरीके से बेटा इसका एक चार्ट बना लो, नेशनल सॉन्ग है, पहले लेते हैं नेशनल सॉन्ग को इस तरीके से बनाइए आप। क्या क्या फैक्टर्स क्या क्या आप देखोगे, ठीक है। ओरिजिनली इन, नेशनल एंथम वाज ओरिजिनली इन बंगाली, पहले इसको ही कंप्लीट करते हैं, ठीक। ओरिजिनली इन बंगाली, एडॉप्टेड ऑन, कब अडॉप्ट किया गया है, कब अडॉप्ट किया गया है 24 जनवरी 1950, ठीक है। रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, और क्या है, फर्स्ट संग ऑन 27 दिसंबर 1911 कोलकाता सेशन, ट्यून was composed by कौन, राम सिंह ठाकुर, कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, क्या क्या है, ओरिजिनल किस में था, किस लैंग्वेज में था, अडॉप्ट कब किया गया, किसने लिखा है, पहली बार कब गाया गया है, ट्यून किसने बनाई है, एक और चीज ऐड कर लो आप यहाँ पे, फर्स्ट संग ऑन, वो तो ऐड कर लिया आपने, फर्स्ट पब्लिश लिखो, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट पब्लिश, तो ये आपके 6 पैरामीटर हैं पे बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। तो कब किया गया है इसको, फर्स्ट पब्लिश कब किया गया था, क्या बताया था मैंने आपको, कब किया गया है, फर्स्ट पब्लिश कब किया गया है इसको, जब गा दिया था 1911 में, उसी के नेक्स्ट ईयर 1912 में कर दिया गया था तत्वबोधिनी सब पत्रिका में। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो इसको यहाँ से ध्यान से सीखो इस चीज को, स्वप्निल, अनामिका, संचिता, प्रदीप, प्रिया, जितने भी आप लोग बच्चे हो ऑनलाइन में भी, ठीक है। आपको पढ़ाई करते टाइम थोड़ा इंटेलिजेंटली ये काम करना है कि जितना ज्यादा आप अलग से अपने नोट्स को कंप्रेस कर सको। अब आपने देख लिया कि ओरिजिनली बंगाली में था, अब मुझे चलो आप लोग बता दो कंपेयर करके, अगर ये ओरिजिनली ये बंगाली में था तो नेशनल सॉन्ग ओरिजिनली किस में था, वाज इन संस्कृत, adopted on same date 24 January 1950, written by whom, बताओ, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी आ जाता है कहीं पर, दोनों सेम है। फर्स्ट सॉन्ग ऑन कब गाया गया पहली बार, 1896 कोलकाता सेशन, ठीक है, कोलकाता सेशन के बाद ट्यून वाज कंपोज्ड बाय, मैंने क्या बताया था आपको, जादूनाथ, ठीक है। फिर फर्स्ट पब्लिश कब हुआ ये, तो ये हुआ है 1882 में, किसमें, आनंद मठ, आनंद मठ, क्लियर है, ठीक है। तो ये चार्ट आप बना लीजिए जल्दी से, या पहले मैं आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं, ये लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन संस्कृत बाय नेशनल सॉन्ग वाज कंपोज्ड इन संस्कृत by Bankim Chandra Chatterjee. Second point, it was first sung at 1896 session of INC. INC मतलब Indian National Congress. It was first sung at the 1896 session of the Indian National Congress. अब किसने गाया था उसको पहली बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। द म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय जादूनाथ भट्टाचार्य। दी दी म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय द म्यूजिक वॉज कंपोज्ड बाय जादूनाथ भट्टाचार्य। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। द सॉन्ग फर्स्ट अपीयर्ड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। द सॉन्ग फर्स्ट अपीयर्ड इन बंकिम चंद्र चटर्जी's book. The song first appeared in Bankim Chandra Chatterjee's book named Anand Math. Named Anand Math. Named Anand Math, which was published in 1882. तो अब ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे डेट दे दी। इट वाज पब्लिश्ड इन 1882। बस यहाँ पे इतना ही याद करना है आपको नेशनल सॉन्ग के बारे में। अब आ जाओ आप नेक्स्ट। ये जो मैंने चार्ट बना के दिया है आपको, कि आप कंपेयर करोगे तो कभी कैसे करोगे, इसको एक बार याद रख लो बस। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में था, अडॉप्ट कब किया गया, किसने लिखा है, पहली बार हमने कब गाया, ट्यून किसने बनाई है, और पहली बार ये पब्लिश कब हुआ है। अगर आपने ये 6 फैक्टर याद कर लिए तो ये दोनों चीज आज जो पढ़ी है हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको बना लीजिए। ये फैक्टर्स आप बना लीजिए। फैक्टर्स क्या क्या है, बाकी आप ये घर पे लिखेंगे, इसको क्या आपका होमवर्क है। ठीक, फैक्टर्स क्या है, ओरिजिनली, इन, adopted on, third is written by, first sung on, पहली बार कब गाया गया, tune was composed by whom, and first published on। ये फैक्टर है, इसको लिखिए जल्दी से। ठीक है, चार्ट आप अच्छे से घर पे बना लीजिएगा। अभी सिर्फ आप इसको मेन जो फैक्टर्स हैं सिर्फ उनको ध्यान पे रखिए। ठीक, नेशनल, ये ध्यान रखना कि ये नेशनल एंथम है और ये नेशनल सॉन्ग है, गलत नहीं करना बेटा इसको। कई बार बच्चे जल्दी में एग्जाम में गलत लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है। फैक्टर्स, ओरिजिनली इन, adopted on, written by, first sung on, tune was composed by, and first published in, right? क्लियर है, लिख लिया सबने? ये लो, ये भी लिख लो। ओरिजिनली इन बंगाली, इज ओरिजिनली इन संस्कृत, adopted on 24 जनवरी 1950, दोनों की सेम डेट है, दोनों सेम डेट लिखो। रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर एंड बंकिम चंद्र चटर्जी लिख लो वहां पे। फर्स्ट sung on 27 दिसंबर 1911 कोलकाता सेशन, एंड दिस इज 1896 कोलकाता सेशन। ट्यून किसने कंपोज किए, राम सिंह ठाकुर जी ने और जादूनाथ भट्टाचार्य। फर्स्ट कब पब्लिश हुआ, 1912 में। ब्रैकेट में लिख लो तत्वबोधिनी पत्रिका। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप, उसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप, आपको वो तुरंत आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है ऑटोमेटिकली। सॉफ्टवेयर इनबिल्ट है वो, सिक्योरिटी रीजन से। हाँ, लिख लें, आप लिख लें। देखिए, क्लास की फंक्शनैलिटी ये है कि हम आपको नॉलेज देने के अलावा आपके नोट्स बिल्कुल प्रिसाइज बना दें एक ही जगह पे। अभी आपने एक ही जगह पे इतना लिख लिया चार्ट, एग्जाम के जाने के पहले अगर आप 10 मिनट पहले भी अगर इसको एक बार देख लोगे इस चार्ट को, तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब ये हो गया तो हम एक बार क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे 4-5 क्वेश्चन होंगे इनके, है ना। बाकी बच्चों का हो गया? गुड स्वप्निल। प्रिया, प्रदीप, अनामिका, संचिता, साक्षी, विराट, अर्जुन, बाकी बच्चों ने लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछ रहा हूँ, गुड। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। हु वॉज द राइटर ऑफ वंदे मातरम? आंसर बहुत इजी है, अभी पढ़े हमने, वो साइड में लिखा हुआ है, क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक, गुड। करेक्ट आंसर किस किसने दिया है? स्वप्निल, साक्षी, संचिता, वेरी नाइस। चलिए आगे देखते हैं। Who is credited with being the music composer of national anthem? Answer please. स्वप्निल डी, साक्षी डी, अनामिका डी, डी, वेरी गुड। राम सिंह ठाकुर जी। अब मैं इसको अगर चेंज करके यहाँ पे नेशनल सॉन्ग कर दूंगा तो ऑप्शन क्या लगाओगे आंसर में? वेरी गुड, जादूनाथ भट्टाचार्य। नेक्स्ट, हु इज क्रेडिटेड विद बीइंग द म्यूजिक कंपोजर ऑफ नेशनल सॉन्ग? ठीक है, यही अभी मैंने पूछा था पीछे, जादूनाथ भट्टाचार्य। अच्छा ये कौन है? ये कौन है? इन्होंने क्या किया था? हिंदी में ट्रांसलेट किया था किसको? नेशनल एंथम को। ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है हमारा? चलो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज की है, हमारा हेरिटेज एनिमल कौन सा है? टाइगर, डियर, काऊ या फिर एलिफेंट? बस बेटा यहीं पे आप लोग मार खा जाते हो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सबने गलत आंसर दिया लाइन से, अनामिका ने, साक्षी ने, संचिता ने, स्वप्निल ने, गीतांजलि जी गलत आंसर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा? नेशनल, ये नहीं पढ़ा आपने ढंग से, नेशनल हेरिटेज एनिमल बोला है। नेशनल एनिमल बोला होता तब आपका आंसर सबका सही होता। नेशनल हेरिटेज एनिमल इज एलिफेंट। बस यही डिफरेंस होता है, तो कभी भी बहुत ध्यान से पढ़ के करें आप। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा हेरिटेज एनिमल क्या है? क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि इजी है, सबको लग रहा है बहुत इजी है, सिर्फ नेशनल एनिमल पूछा है तो आपने आंसर तुरंत सबने टाइगर बता दिया। अब देखिए कितने मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने टाइगर का आंसर किया था, बल्कि आंसर इसका एलिफेंट है। ये देखिए इसका आंसर बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ? अभी पढ़े हैं मुश्किल से 5 मिनट पहले, कौन है? आंसर क्या होगा इसका? संचिता बेटा गलत आंसर दे रहे हो आप, रिकॉल करो। टेक इट एज ABCD। नाउ आंसर। अनामिका इज सेइंग 3, साक्षी इज सेइंग 3, बंकिम चंद्र चटर्जी। अभी मैंने बताया था ना, कब हुआ ये पब्लिश इनका बुक? 1882 में, और इसी बुक के अंदर पहली बार नेशनल सॉन्ग पब्लिश हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड? नेशनल एंथम जो कंपोज किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, उसको पहली बार पब्लिश कब किया गया है? आंसर बताएं। वेरी गुड, ठीक है, आंसर इज 1912, और टू बी स्पेसिफिक जनवरी 1912। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी क्या पूछा है? कब पब्लिश हुआ है? अगर पब्लिश बोल रहा है और कब फर्स्ट सन, आंसर बताइए इसका दोनों का। बेटा चैटर्जी और चट्टोपाध्याय इंटरचेंजेबली यूज होता है अनामिका उनके नाम के लिए। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सेम है। ठीक है, फर्स्ट, वेरी गुड संचिता, फर्स्ट संग इन 1911, स्वप्निल बता रहे हैं पब्लिश इन 1912, संग इन 1911, वेरी गुड गीतांजलि, स्वप्निल, सबने सही आंसर दिया। अब देखो इसको याद करने का तरीका, ये कब किया गया है? 27 दिसंबर 1911। उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही अगले महीने में इन्होंने क्या किया था? इसको पब्लिश कर दिया था। और किस पत्रिका में पब्लिश किया था? तत्व बोधिनी पत्रिका, ये मैगजीन थी। के एडिटर कौन थे? यहीं पे याद कर लो, के एडिटर थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, तो आपको इस तरीके से ही सारी चीजें इंटरलिंक करके याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है तो देखते हैं। ये देखिए आ गया है,
व्हेन वाज आवर नेशनल एंथम फर्स्ट सन एंड वेयर। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है वेयर, आंसर विल बी दिस। क्योंकि ये अगर आपको पता है और आपको ये भी नहीं पता होता तो भी आप आंसर निकाल लेते कि 1911 आपको पता है, आपको जगह नहीं पता है तो भी यही आंसर होता। ठीक है, तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है हमेशा एलिमिनेशन करने के लिए। ठीक, व्हेन वाज द स्टेट एम्बलम अडॉप्टेड, स्टेट एम्बलम को हमने कब अडॉप्ट किया है? चलिए अभी पढ़ा था आपने हाफ एन आवर पहले। अनामिका बोल रहे हैं सी। संचिता नहीं बेटा, अच्छा नहीं, संचिता ने भी आंसर नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है, गुड। जनवरी 26 1950। तो हमने क्या क्या याद कर लिया? देखो, रिवाइज कर लो एक बार। नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, सारी चीजों की डेट याद रखो। फ्लैग का क्या है? 22 जुलाई 1947। भाई आजादी के पहले ही हमने फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। लहराओगे क्या आप? ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंबल होना, तो इससे आपने पहले नेशनल फ्लैग ले लिया। ठीक है, ये दो तो सेम है। चलो एम्बलम का मुझे बता दो, ये दोनों का क्या है? 24 जनवरी 1950। एम्बलम का क्या है? जनवरी 26 1950। 26 जनवरी 1950 ये है। ठीक है, तो अभी ये याद कर लीजिए आप, बहुत सारी डेट्स और आएंगी तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज विच इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। ये कल मैंने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। क्या है नेशनल वेजिटेबल इंडिया का? पम्पकिन, गुड। स्वप्निल का फेवरेट है ये, अभी हम बाद में पढ़ेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट और ये सब। यहीं पे बता देता हूँ, व्हाट इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल मॉन्यूमेंट किसको बोला जाता है इंडिया का? ताजमहल, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, रेड फोर्ट या गेटवे ऑफ इंडिया? चलिए बताइए, किसको बोला जाता है इंडिया का नेशनल मॉन्यूमेंट? किसी को आइडिया नहीं है? अब किसी को आइडिया है? वेरी गुड अनामिका। बेटा इसका आंसर होगा ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, जिसको हम इंडिया गेट बोलते हैं। ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल क्या है? इंडिया गेट का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन हमारे कितने सारे इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 2 में झोंक दिया था, तो उसके बाद उन्होंने के लिए एक वॉर मेमोरियल बनवाया था, उसी को हम इंडिया गेट बोलते हैं। तो उसमें मोर देन 90,000 सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं जो शहीद हुए थे। ठीक है, हाँ बेटा ऐसे ही नाम से कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही होता है ना। नेशनल मोटो क्या है हमारा? व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया? नेशनल मोटो ऑफ इंडिया इज, आंसर, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते क्या है हमारा नेशनल मोटो है। ये हमने कहां से लिया है, कौन से उपनिषद से लिया है? चलिए बताइए। मुंडका उपनिषद, यहां से हमने इसको लिया है। गुड। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्लास को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे बेसिक से। तो बी वेल प्रिपेयर्ड विथ ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू इन द क्लास। राइट, किसी को कोई डाउट? ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
ओके, जस्ट टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट बाद आपकी बेसिक्स ऑफ मध्य प्रदेश की क्लास शुरू होगी। ठीक है, 5 मिनट वेट कर लीजिए।